जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम हिंदी भाषा के विकास को कवर करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। परिभाषा की यदि बात करें, भाषा की परिभाषा की बात करें तो भाषा एक माध्यम मीडियम है जिसके द्वारा मनुष्य यानी कि हम अपने मन के विचार को बोलकर या पढ़कर या लिखकर प्रकट करते हैं। तो वो क्या कहलाती है? हमारी भाषा कहलाती है। भाषा के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या इंपॉर्टेंट बिंदुओं की बात करें हम, जैसे कि भाषा एक संचार का प्रथम साधन है। संचार मतलब जो हम एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं अपने विचारों को बोलकर, वो संचार हो जाएगा। तो उसका प्रथम साधन क्या होता है? भाषा होती है। व्यक्ति के व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी और समाज की संस्कृति को दर्शाने का काम भी कौन करती है? भाषा करती है। भाषाएं संस्कृति का विकास करती है कि हमारी संस्कृति आगे चलकर कैसी होगी, वो भाषा पे डिपेंड करता है। भाषा एक प्रतीकात्मक है। भाषा ध्वनियाँ होती हैं, और जैसे आप हिंदी वर्णमाला में ध्वनि पढ़ते हो तो दो प्रकार की होती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ध्वनि कौन कौन सी? एक तो स्वर और एक व्यंजन। ध्वनि कितनी होती है? स्वर और व्यंजन दो टाइप की होती है। भाषा के यदि रूप पूछे, रूप कितने होते हैं? तो एक तो मौखिक, जो आप मौखिक ओरल बोलते हो, एक लिखित रिटन और एक सांकेतिक यानी कि प्रतीक के तौर पर करते हो। ये इसके तीन रूप होते हैं। यदि भारतीय आर्य भाषा के काल विभाजन की बात करें तो इसका काल विभाजन कब से स्टार्ट होता है? तो ये स्टार्ट होता है प्राचीन काल में संस्कृत से। संस्कृत में 1500 से 500 ईस्वी पूर्व, जिसमें हम वैदिक और लौकिक संस्कृत पढ़ते हैं। तो वैदिक संस्कृत में हमने वेदों की रचना की है और लौकिक संस्कृत में रामायण और महाभारत जैसे महान ग्रंथ लिखे गए हैं। उसके बाद संस्कृत के बाद विकास होता है पाली भाषा का। पाली भाषा का विकास 500 से 1 ईस्वी पूर्व में होता है, जिसमें हम महात्मा गौतम बुद्ध के उपदेशों को पढ़ते हैं। तो महात्मा गौतम बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? पाली भाषा में है। पाली के बाद प्राकृत आती है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। इसमें हम महावीर स्वामी जी के जो है उपदेशों को पढ़ते हैं, जो जैन धर्म से संबंधित है। उसके बाद अपभ्रंश का विकास होता है, जो 500 से 1000 ईस्वी तक रहती है, जिसमें शब्दों का परिवर्तन। अपभ्रंश मतलब शब्दों का परिवर्तन, शब्दों का टूटना या बदलना। उसके बाद हम हिंदी, जो आधुनिक कंडीशन में पढ़ते हैं, हम आधुनिक स्थिति में पढ़ते हैं, हम आधुनिक इतिहास के तौर पर हिंदी को पढ़ते हैं, जिसमें हम 1000 से वर्तमान तक के समय को इसमें रीड करते हैं, पढ़ते हैं। नोट करने वाली चीज़ ये है कि भारतीय भाषाओं की जननी किसको बोला जाता है? संस्कृत को। सबसे पहले बोले जाने वाली भाषा भी कौन सी थी? हमारी संस्कृत थी। आपको इसके विकास का क्रम एक सीक्वेंस में याद करना है। संस्कृत के बाद पाली का विकास हुआ, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश और अपभ्रंश के बाद हिंदी। क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्राकृत के बाद किसका विकास हुआ है? अपभ्रंश का विकास हुआ है। ये यूके पुलिस एग्जाम का क्वेश्चन था। नेक्स्ट बात करते हैं हिंदी विकास की। विकास आपको समझ में आ गया होगा। संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवट, अवट के बाद सीधा हिंदी। यानी कि मूल रूप से हिंदी का जो विकास प्रारंभ होता है वो कहाँ से हुआ है? अपभ्रंश से, मूल रूप से। उसके बाद हम अवट की बात करें, परिवर्ती अपभ्रंश किसको बोला जाता है? अवट को। क्योंकि जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश के बाद क्या है? अवट। तो परिवर्तित अपभ्रंश किसको बोलेंगे हम? जो परिवर्तित हो चुका है, यानी कि अवट। हिंदी का आरंभिक रूप किसको बोलते हैं? आरंभिक रूप अवट होगा, क्योंकि हिंदी से पहले अवट है, जबकि मूल रूप से हिंदी का विकास अपभ्रंश से है। अपभ्रंश का परिवर्तित रूप क्या कहलाता है? अवट कहलाता है। अवट के बारे में ध्यान रहेगा। हिंदी के महत्वपूर्ण फैक्ट्स में आधुनिक आर्य भाषा किसको बोला जाता है? हिंदी को बोला जाता है, जबकि पहली आर्य भाषा संस्कृत है। सभी भाषाओं की जननी भी है और सबसे पहले बोली जाने वाली भाषा भी संस्कृत थी। आधुनिक आर्य भाषा हमारी हिंदी है। हिंदी किस भाषा का शब्द है? ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी को हम योगात्मक या विश्लिष्ट भाषा बोलते हैं, क्योंकि ये आकृति और रूप के आधार पर ऐसा बोला जाता है कि जैसी है ये वैसी इसको लिखा जाता है वर्णों के तौर पर। सबसे पहले हिंदी का प्रयोग करने वाले कवि या कौन थे? वो थे अमीर खुसरो, जिनको तोता हिंद की उपाधि प्रदान थी। ये जो है हिंदवी नाम से, इन्होंने इसको नाम दिया था हिंदवी। क्या नाम दिया था? हिंदी को हिंदवी नाम दिया था। अमीर खुसरो उपाधि थी इनके पास तोता हिंद की। ये खड़ी बोली के भी पहले कवि माने जाते हैं। उसके बाद हिंदी का जो उदय हुआ है वो किससे हुआ है? अपभ्रंश से। मूल रूप से किससे हुआ है? अपभ्रंश से। यदि पूछा जाए आपसे विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, तो वर्तमान में अंग्रेजी, फिर मंदारिन चाइनीज भाषा है, तीसरे पे हिंदी आती है। तो विश्व में यदि भारत के हिसाब से पूछे, भारत के पेपर के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से पूछे कि भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा, वो आप हिंदी ध्यान रखेंगे। उसके बाद बंगाली है, और विश्व में हिंदी बोले जाने का नंबर कौन सा है? तो वो तीसरा नंबर है। तीसरा नंबर है। भाषा के 4 परिवार होते हैं। 4 परिवार में हम भारोप्य, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बत। तो भारोप्य हमारा उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, 73% भारोप्य परिवार। द्रविड़ दक्षिण भारत का, जिसमें कन्नड़ मुख्य भाषा है 25%, और ऑस्ट्रिक है जो इसमें मुंडा मुख्य भाषा प्रयोग की जाती है, और चीनी तिब्बत ये एकाक्षरी भाषा परिवार भी बोलते हैं किसको, चीनी तिब्बत को। एकाक्षरी भाषा परिवार
कौन सा जाना जाता है? चीनी तिब्बत को जाना जाता है एकाक्षरी भाषा परिवार के नाम से। भौगोलिक क्षेत्र की बात करें, भारोपीय वाला बोला जाता है यूरेशिया, यानी कि यूरोप एशिया का कुछ क्षेत्र आता है, इसमें भौगोलिक क्षेत्र है भारोपीय का। ऑस्ट्रेलियन परिवार का मुख्य क्षेत्र प्रशांत महासागरीय भूखंड है और बुशमैन परिवार अफ्रीका भूखंड है। बुशमैन परिवार कहाँ का है? अफ्रीका भूखंड का है। यदि हम बोली की बात करें, अब तक भाषा के क्षेत्र में पढ़ा हमने, अब बोली के क्षेत्र में जो सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषाएं होती है उनको हम बोली कहते हैं। बोली में साहित्य की रचना नहीं होती, लेकिन अपवाद के तौर पर जो अवधी भाषा में लिखी गई रामचरितमानस है वो अवधी भाषा में लिखी गई है और वो एक बोली का अपवाद है, क्योंकि बोला जाता है कि साहित्य क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा जो सीमित क्षेत्र में होती है उसे बोली बोलेंगे, और बोली में साहित्य की रचना नहीं होती, लेकिन फिर भी तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है, जो एक अपवाद के तौर पर हम याद रखते हैं। नेक्स्ट, बोली के बाद जब वो उसमें साहित्य लिखा जाएगा उपभाषा, और उपभाषा बाद में जाकर भाषा बन जाती है। लिपि की बात करें, लिपि किसे बोलेंगे? यानी कि लिपि मतलब पोतना, जो कोई चीज़ जैसी है उसको वैसे लिखना, वर्ण और अक्षरों में लिखना, वो क्या कहलाती है? लिपि। और यदि हम हिंदी की लिपि की बात करें, वो कैसी है? देवनागरी लिपि है। हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है। और यदि आपसे पूछे देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ है या इसका क्रम में लगाइए इसको, सबसे पहले ब्राह्मी लिपि। सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी के बाद आती है गुप्त लिपि, गुप्त के बाद सिद्धमात्रिक, सिद्धमात्रिक के बाद कुटिल। अब कुटिल के बाद दो डिवाइडेशन चलते हैं, एक तो शारदा लिपि में और एक देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि 9वीं सदी में विकास होता है और शारदा लिपि का 10वीं सदी में। देवनागरी, नागरी 9 में है और शारदा 10 में है। ये भी ध्यान रखना आपको, कौन सी लिपि का विकास कौन सी सदी में हुआ है। देवनागरी लिपि 9वीं सदी में, शारदा लिपि 10वीं सदी में। देवनागरी लिपि में सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर किया गया था? तो गुजरात के नरेश थे जयभट्ट, उनके द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ होता है? गुजरात में होता है। और कौन करते हैं? वहाँ के राजा जयभट्ट करते हैं। शारदा लिपि की जो मुख्य भाषाओं में आती हैं, मुख्य लिपि आती है शारदा लिपि में गुरुमुखी, कश्मीरी, लहदा और टाकरी। लहदा और टाकरी, ये आपको इसमें ध्यान रखनी है शारदा में, यानी कि गुरुमुखी जो रचनाएं होती है सिख धर्म में वो किस लिपि की है? शारदा लिपि की है। देवनागरी लिपि में गुजरात नरेश जयभट्ट को याद रखना है। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? कि ये वैज्ञानिक लिपि है, यानी कि वस्तुनिष्ठ शैली है, जैसी है वैसी ही लिखी जाती है। देवनागरी लिपि एक अक्षरात्मक लिपि है। अक्षरात्मक लिपि के कारण इसको वैज्ञानिक लिपि या वस्तुनिष्ठ शैली की लिपि कहा जाता है। यदि आपसे पूछे देवनागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? तो काका कालेकर थे, जिन्होंने 1947 में अध्यक्षता की थी। तब वो कौन थे इसके अध्यक्ष? नरेंद्र देव थे। देवनागरी लिपि में सुधार समिति के संयोजक काका कालेकर, 1947 में इसके अध्यक्ष यानी कि आज़ादी के समय नरेंद्र देव थे। भाषा और लिपि की यदि बात करें, भाषा और लिपि की बात करें तो पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि, सिंधी ब्राछड़ लिपि, मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है, उर्दू फारसी लिपि, नेपाली देवनागरी लिपि। तो ये भी पूछा जा सकता है मराठी किससे में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। सिंधी की जो लिपि है वो कौन सी है? ब्राछड़ लिपि है। नेपाली देवनागरी लिपि में। गढ़वाली और कुमाऊनी दोनों की दोनों देवनागरी में। संसार की सबसे बेहतरीन लिपि किसको बोला जाता है? देवनागरी लिपि को बोला जाता है। मैथिली, संस्कृत, कोंकणी, हिंदी, इन सभी की लिपि भी कौन सी है? देवनागरी। तो मैक्सिमम तो आपको देवनागरी याद रखना है। जो अदर है जैसे पंजाबी गुरुमुखी, गुरु सिख गुरु किसमें होते हैं? पंजाब में। सिंधी ब्राछड़ ध्यान रख लेंगे, और अंग्रेजी तो रोमन पता ही है, रोमन लेटर लिखते हैं जैसे आप। उर्दू फारसी, उर्दू फारसी की हो जाएगी। भाषा संबंधी यदि मूल की बात करें, भाषा संबंधी मूल को हम क्या बोलते हैं? त्रुटि बोलते हैं। भाषा एक अर्जित संपत्ति है। भाषा क्या है? एक अर्जित संपत्ति बोला जाता है। लिपि सुधार परिषद 1953 की अध्यक्षता उस टाइम सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी द्वारा की गई थी। कार्यालय हिंदी भाषा की शैली कैसी होती है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। कार्यालय हिंदी भाषा की शैली कैसी होती है? तो अभिधात्मक होती है, अभिधात्मक होती है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर, बीजी खेर, बाल गंगाधर खैर थे। अब हिंदी भाषा की उपभाषाओं की बात करते हैं। जो 5 उपभाषाएं हैं उनमें से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हम बात करें राजस्थानी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी की और पहाड़ी हिंदी की, पूर्वी हिंदी की, और एक 5वीं है बिहारी हिंदी की। तो 5 इसकी उपभाषाएं हैं। इनको आपको मैप में भी देख सकते हैं। तो इस मैप में जब आप डिवाइडेशन करोगे दिशाओं का, पूर्वी, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो पूर्वी में तो पूर्व की हिंदी आ जाएगी सबसे पूर्वी, पश्चिम में पश्चिमी हिंदी, और राजस्थान सबसे लास्ट में तो राजस्थानी हिंदी। पहाड़ी ऊपर है, पहाड़ी इलाके पे तो पहाड़ी हिंदी उत्तर की साइड,
और जो बिहारी है वो पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी के बीच का हिस्सा आ जाएगा, जहाँ बिहार होता है। बिहार है, बिहार राज्य है। अब इनमें कौन कौन सी कहाँ पर आती है? जैसे राजस्थानी हिंदी का जो विकास है शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इस राजस्थानी हिंदी में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? उनमें मेवाती, मारवाड़ी, मालवी और जयपुरी। इनका डिवाइडेशन भी कैसे है? पूर्व में तो जयपुरी, पश्चिम में मारवाड़ी, उत्तर में मेवाती और दक्षिण में मालवी। तो मेवा खाता है इंसान मुख से यानी कि ऊपर की साइड से, और मालवी कहाँ से निकालता है? नीचे से। मारवाड़ी, मार आदमी को कहाँ से पड़ती है? पीछे से। तो पश्चिम में मारवाड़ी और पूर्व में जयपुरी, पूर्व में पुरी, जयपुरी। ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान हो जाएंगी। चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। भीली और निमाड़ी भी यहीं की जो उपभाषाएं होती हैं। पश्चिमी हिंदी में शौरसेनी उपभ्रंश से होती है इसकी भी उत्पत्ति। इसमें कौन कौन सी भाषाएं आती है? खड़ी बोली। खड़ी बोली को कोरवी किसने बोला है? तो राहुल साकर्तन ने बोला है खड़ी बोली को कोरवी भाषा। तो ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली और बांगरू हरियाणवी। अब पश्चिम हिंदी में जब राजस्थानी कवर होगी, पश्चिम वाले इलाके में बांगड़ू यानी कि हरियाणवी रह गई है। बुंदेली, ब्रज भाषा, कन्नौजी और बुंदेली ये सब किसकी है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। बात करते हैं यदि पहाड़ी की। पहाड़ी जो हिंदी है इसकी कौन सा उत्पत्ति के लिए? खस अपभ्रंश है। जब इंसान पहाड़ पर चलता है तो उसको खांसी उठने लगती है, क्योंकि थोड़ा सा जो होता है ना थकावट महसूस होती है, तो खसखस होने लगती है गले में। तो पहाड़ी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो वो अपभ्रंश है खस अपभ्रंश, जिसमें हम पहाड़ी हिंदी में गढ़वाली, कुमाऊनी और कुल्लई, गढ़वाली, कुमाऊनी, कुल्लई पढ़ते हैं। उसके बाद है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी का अपभ्रंश है अर्धमागधी। पूर्वी हिंदी का अपभ्रंश है अर्धमागधी, इंपॉर्टेंट है। इसमें अर्धमागधी में अ से ध्यान रखना, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी किस में आती हैं? पूर्वी हिंदी में। और इनका अपभ्रंश यदि आपसे पूछे तो क्या आएगा? अर्धमागधी। अब बचा एक पांचवा बिहारी। बिहारी मागधी अपभ्रंश है। बिहारी में भोजपुरी गाने चलते हैं, जैसे मगही और मैथिली। भोजपुरी, मगही, मैथिली ये तीनों किस में आते हैं? बिहारी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। और इनका जो अपभ्रंश है वो है मागधी अपभ्रंश। पैसाची अपभ्रंश में लहदा, पंजाबी, ब्राचंड में सिंधी पढ़ली और मराठी महाराष्ट्री वाले क्षेत्र में। अन्य इंपॉर्टेंट की बात करें, खड़ी बोली की यदि प्रथम कवि की बात करें, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध सिंह थे। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास, जिसके लेखक कौन थे? हरिओध सिंह उपाध्याय। अंतर्वेदी अन्य नाम किसका है? तो जो ब्रज भाषा है उस ब्रज भाषा को अंतर्वेदी भी बोला जाता है। अंतर्वेदी भी बोला जाता है क्योंकि ये गंगा जमुना के मध्य क्षेत्र की भाषा है। गंगा जमुना के मध्य क्षेत्र की भाषा है, इसलिए डॉक्टर ग्रियर्सन ने जो है ब्रज भाषा को अंतर्वेदी भाषा भी बोला है। ब्रज भाषा के यदि प्रसिद्ध कवि पूछ ले आपसे तो सूरदास भी ब्रज भाषा से थे। भूषण, रहीम, रसखान, बिहारी, देव और कविरत्न ये सभी कवि जो है ब्रज भाषा से संबंध रखते थे। ब्रज की उपबोली किसको बोला जाता है? तो कन्नौजी उपभाषा को बोला जाता है ब्रज की उपबोली। प्रसिद्ध कवि याज्ञनिक वो किस शैली के कवि थे? तो बुंदेली कवि थे। बुंदेली कवि थे, बुंदेलखंड की साइड से थे। बुंदेली की उपबोली किसको बोला जाता है? बुंदेली की उपबोली बनाफरी। बनाफरी जो आल्हा है ना, आल्हा प्रसिद्ध आल्हा है, इनके द्वारा ये प्रसिद्ध थे। बुंदेली की उपबोली जिससे बोलते थे हम बनाफरी, बनाफरी के नाम से जानते थे। अवधी के प्रसिद्ध कवि वैसवाड़ी भी जिसको बोलते हैं, अवधी के प्रसिद्ध कवि में मलिक मोहम्मद जायसी का नाम आता है। और जो अन्य में आते हैं जो उस्मान है, उस्मान भी इसमें ही आते हैं अवधी में। और तुलसीदास जी भी किसमें आते हैं? अवधी के प्रसिद्ध कवि हैं। अवधी में ही रामचरितमानस की रचना की है किसने? तुलसीदास जी ने। भोजपुरी का अन्य नाम पूर्वी, भोजपुरी का अन्य नाम पूर्वी भी बोलते हैं। और मैथिली का अन्य नाम विरहुतिया, विरहुतिया मैथिली का अन्य नाम है। और मेवाती का नाम अहिर भट्टी, मेवाती का नाम अहिर भट्टी है। उसके बाद भीली बोली कहाँ जाती है? भीली भाषा कहाँ बोली जाती है? राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर। ये तीनों एरिया को कवर करती है भीली। आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।